नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे चाइना के कोयला संकट के बारे में और उसके कारण चाइना को किस तरह की हरकतों पर जाना पड़ रहा है। तो नॉर्थ कोरिया जैसे देश से चाइना कोयले को स्मगल कर रहा है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, नॉर्थ कोरिया इज स्मगलिंग कोल इनटू चाइना और ये सब दोनों देशों की सरकारों की मिली भगत से हो रहा है। और किस तरह से हो रहा है, स्मगलिंग करने की आवश्यकता क्यों है, चाइना में बिजली का संकट क्यों है, इन सभी पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी ऐप पर आप मुझे फॉलो जरूर करिए। वहां पर मेरी जो स्पेशल क्लास हैं जो कंप्लीटली फ्री होती हैं वो ट्यूसडे और वेंसडे को मैं लेने वाला हूं, तो उनके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएंगे अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं। लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और इस रविवार यानी कि कल कॉम्बैट आ रहा है 11 बजे। अब कॉम्बैट के फॉर्मेट में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक कॉम्बैट होते हैं। तो कल वाला कॉम्बैट हिस्ट्री और पॉलिटी पर बेस्ड होगा। अगर आपने इन दो सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़कर यहाँ पर बढ़िया स्कोर किया तो आप स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको फ्री में अवेलेबल हो सकता है और इस बार हिस्ट्री के क्वेश्चंस मेरे द्वारा बनाए गए हैं। सो लेट्स सी कि आप कितना सॉल्व कर पाते हैं। तो कॉम्बैट में हिस्सा जरूर लें, लिंक नीचे पहले कॉमेंट में मिल जाएगा, अभी एनरोल करें। चाइना में पिछले 2 हफ्तों से एक पावर क्राइसिस चल रहा है। वहां पर बिजली की कमी है। बिजली की कमी क्यों है? क्योंकि चाइना में ज़्यादातर बिजली कोयले से बनती है और ऐसे में कोयले को लाने के लिए उन्हें नॉर्थ कोरिया से कोयला स्मगलिंग करवाकर लाना पड़ रहा है और इसमें यूनाइटेड नेशंस के न्यूक्लियर सैंक्शंस टूट रहे हैं। अब कोयले का न्यूक्लियर सैंक्शन से क्या लेना देना है ये मैं आपको अभी आगे समझाऊंगा। एक बार मैप देख लेते हैं ताकि आप दोनों देशों की लोकेशन को अच्छे से समझ लें। तो ये है चाइना, ये है नॉर्थ कोरिया, ये है साउथ कोरिया। चाइना का जो ये वाला हिस्सा है, ये चाइना का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, ये बहुत ही हेविली इंडस्ट्रियलाइज्ड है। यहाँ पर ज़्यादातर चाइना की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं इस एरिया में है। बेजिंग, तियानजिन, डालियान जैसे कई बड़े बड़े शहर हैं, शंघाई यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये जो पूरा तटीय इलाका है चाइना का, इट इज़ हेविली इंडस्ट्रियलाइज्ड और यहाँ पर कोल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो नॉर्थ कोरिया का बॉर्डर है, इट्स ए रिवराइन बॉर्डर। यहाँ पर एक नदी बहती है। क्या आप मुझे कमेंट में उसका नाम बता सकते हैं? 2 नदियां हैं, एक यहाँ पर पश्चिमी दिशा में बहती है और दूसरी यहाँ नॉर्थ ईस्ट दिशा में बहकर जाती है। तो 2 नदियां हैं जो नॉर्थ कोरिया और चाइना का बॉर्डर बनाती है। अगर आप उन दोनों का नाम कमेंट में लिख सकते हैं तो प्लीज़ बताइए। ये आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है। कई लोग मैंने देखा कमेंट्स में मुझे कहते हैं कि मैं क्वेश्चन नहीं पूछता। जब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तब आप लोग आंसर नहीं करते हैं, इसीलिए मैंने पूछना छोड़ दिया है। देखते हैं आज कैसा रिस्पॉन्स रहता है। लेट मी नो द नेम्स ऑफ द 2 रिवर्स दैट मेक अप द बाउंड्री ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। अब देखिए, ये वाले तो नदी का बॉर्डर है ही, साथ साथ में इन दोनों के बीच में एक समुद्र है जिसको कहा जाता है येलो सी। तो ये वाला है येलो सी। तो इस येलो सी में कोरियन पेनिनसुला और चाइना के बीच में जो आता है, यहां पर ये स्मगलिंग हो रही है। समुद्र के रास्ते क्यों हो रही है अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो अभी बस इतना ध्यान दीजिए कि ये वाले जो इलाके हैं, नॉर्थ कोरिया का जो ये तटीय इलाका है, ये चाइना से काफी नजदीक है और यहाँ पर कई जगह बॉर्डर क्रॉसिंग्स भी हैं। हालांकि वो पूरी तरह से बंद रहती हैं मोस्टली, लेकिन व्यापार इनके बीच में, दोनों देशों के बीच में होता है क्योंकि नॉर्थ कोरिया का मेन ट्रेडिंग पार्टनर ही चाइना है। तो चाइना के अंदर अभी बिजली का संकट क्यों आ रहा है या कोयले का संकट क्यों है? देखिए, सबसे बड़ा रीजन ये है कि चाइना में जब लॉकडाउन्स ओपन हो रहे हैं, अब इकोनॉमी फिर से पटरी पर आ रही है, तो कोयले की खपत काफी ज्यादा हो गई है, बिजली की खपत ज्यादा हो गई है और कोयले की है कमी। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। सेम जो भारत में रीजन है वही वहां पर चाइना में भी हो रहे हैं और चाइना के अंदर तो कोल पर निर्भरता और ज्यादा है। ऑलमोस्ट 60% जो टोटल एनर्जी कंजम्पशन है वो कोयले पर निर्भर है और चाइना इज द कोल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा कोयले की माइनिंग भी चाइना में होती है और इतनी माइनिंग के बावजूद भी चाइना में काफ़ी कोल दूसरे देशों से खरीदा जाता है, खास करके ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन अभी इनका ऑस्ट्रेलिया के साथ एक डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट चल रहा है, तो इसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने कोयले की सप्लाई रोक रखी है। अब आप देखें, अगर दुनिया भर में कोयले की सबसे बड़ी जो एरियाज हैं वो कहाँ पर हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ रशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, कनाडा में और आपको कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में यहाँ पर देखने को मिलेंगे कोयले की सीम्स। तो है भारत में भी, मुझे पता है, चाइना में भी देखो यहाँ काफ़ी कोल है। लेकिन जो बड़े बड़े भंडार हैं वो ऐसे देशों में है जहाँ पर ज़्यादा खपत नहीं है। अब चाइना के अंदर भंडार भी है लेकिन खपत भी है। तो चाइना ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी कोयला आयात करता था, इंपोर्ट करता था, लेकिन अभी उस पर लग गई है रोक। तो इसलिए चाइना को दूसरे क्वालिटी का कोयला दूसरे देशों से, जैसे कि साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, यहां से खरीदना पड़ रहा है। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जब दूसरे देशों से अलग क्वालिटी का कोयला आता है तो आपकी मशीनरी उसके लिए ट्यून्ड नहीं होती है। ठीक है, अब टेक्निकली मुझे मत पूछना कि क्यों नहीं होती है, ना तो मैं आपको समझा सकता हूं और ना ही आप अभी समझ पाओगे। ठीक है, और हमें यहाँ पर मकसद भी नहीं है, हमें जनरल स्टडीज के लिए पढ़ना है, हमें इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए नहीं पढ़ना है। चलिए, तो जो कोयला अलग क्वालिटी का आता है तो उसमें कोल प्लांट्स के अंदर टेक्निकली बहुत प्रॉब्लम आ जाती हैं, तो वो बदलना बहुत मुश्किल होता है उस इक्विपमेंट को। तो अभी इनका सारा जो कोल प्लांट्स है वो ऑस्ट्रेलिया के कोल के लिए बना हुआ था, लेकिन अब कोयला आ रहा है दूसरे देशों से, तो चाइना के पावर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। ओके, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है।
और रीज़न खपत बढ़ने का क्या है, मैंने आपको बता ही दिया कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद अब लगातार दुनिया भर में डिमांड बढ़ रही है। चाइना इज़ द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है चाइना में, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा है, तो अब डिमांड बढ़ती जा रही है इस चीज़ों की, सामान की। और जैसे जैसे फेस्टिव सीजन आ रहा है, जैसे कि वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर क्रिसमस के आसपास जो दिसंबर का महीना होता है, ये फेस्टिव सीजन है, तो इसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाती है। सितंबर अक्टूबर के अंदर फैक्ट्रियाँ चाइना में बहुत बड़े स्तर पर मैन्युफैक्चरिंग करती है और उन्हें एक्सपोर्ट करती हैं। तो इसके कारण, बड़ी डिमांड के कारण कोयले का कंजम्पशन और बिजली की खपत दोनों बढ़ चुके हैं। तो ऑलमोस्ट 10% इंक्रीज हो गया है। अब 10% वैसे आपको छोटा लग रहा है, लेकिन पावर की दुनिया में ये बहुत बड़ा होता है। मतलब 10% समझ रहे हो आप, अगर आपके देश में 10 बिजली के संयंत्र हैं, 10% खपत बढ़ गई तो आपको एक नया संयंत्र लगाना पड़ेगा पूरा, और आप जानते हैं कि ये हजारों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है। तो डिमांड सप्लाई का जो ये गैप है, इसके कारण कोयले की कीमतें कितनी बढ़ चुकी है चाइना में, एक साल में डबल हो चुकी हैं कीमतें। ऑलमोस्ट 100% इंक्रीज हो चुका है, डबल से भी ज़्यादा है। इनफैक्ट $100 के आसपास कुछ रेट था लास्ट ईयर, अभी ये $212 प्रति टन कोयले का रेट पहुंच गया था चाइना में। और नॉर्थ कोरिया से जो ये स्मगलिंग करके कोयला लेकर आ रहे हैं, ये केवल $50 प्रति टन है। तो आप देख ही सकते हो कि इट्स ऑलमोस्ट 1/4 द प्राइस। तो नॉर्थ कोरिया का जो कोयला है, ये क्वालिटी में भी अच्छा है और सस्ता भी है। तो जितनी चाइनीज़ कंपनियां अभी ये स्मगलिंग करवा रही हैं, ये सब चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कोयला हम रखकर होर्डिंग कर लें। तो इसीलिए ये स्मगलिंग एकदम से बढ़ गई है पिछले 2 हफ्तों में। अब सवाल यह है कि नॉर्थ कोरिया अपने पड़ोसी चाइना को लीगली कोयला क्यों नहीं बेच सकता। उसका कारण है 2017 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने नॉर्थ कोरिया पर कई प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध क्यों लगाए गए थे? ताकि नॉर्थ कोरिया न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम बंद कर दे। एक्चुअली जितने भी नॉर्थ कोरिया के इनकम सोर्सेज हैं, चाहे वो कोयला निर्यात करके जो पैसा कमाता था, वो सब कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम में डाल रहा था पैसा। दुनिया ये नहीं चाहती कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। तो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास किया, इसका नंबर है 2371। कोई नहीं पूछने वाला आपसे, बस इतना ध्यान रख लेना, यूएनएससी रेजोल्यूशन है, जिसने अमंग द इकोनॉमिक सैंक्शंस कई सारे आर्थिक रोक लगा दी थी। उनमें से एक सैंक्शन ये था कि नॉर्थ कोरिया कोयले का निर्यात नहीं कर सकता। इट कैन नॉट एक्सपोर्ट इट्स कोल, किसी को भी नहीं बेच सकता है, और ये 2017 से लागू है। अब नॉर्थ कोरिया को चाहिए फॉरेन करेंसी, दुनिया में हर देश को फॉरेन करेंसी चाहिए ट्रेड के बदले में, लेकिन नॉर्थ कोरिया जहां व्यापार पूरी तरह ही ठप है, उसको तो कुछ ज़्यादा ही डेस्परेटली ये फॉरेन करेंसी की आवश्यकता है। और नॉर्थ कोरिया में जितनी भी कोयला खनन करने वाली कंपनीज है, माइनिंग कंपनीज है, वो सारी स्टेट ओन्ड है, बिकॉज इट्स अ डिक्टेटरशिप एंड अ कम्युनिस्ट स्टेट। तो यहाँ पर जो भी स्मगलिंग कंपनीज हैं, वो सब सरकार के द्वारा ही एक तरह से चलाई जाती हैं, और इनको पूरी जानकारी है कि चाइना को आवश्यकता है कोयले की, तो अब ये स्मगलिंग कर रहे हैं। अब ये स्मगलिंग बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से हो रही है। देखो, नॉर्थ कोरिया का जो ये वाला तटीय इलाका है, यहाँ से ये लोग चाहे तो बड़ी आसानी से जहाज़ों में एक दिन के अंदर अंदर कोयला पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर चाइना के कई सारे बंदरगाह हैं। इनफैक्ट इनका तो यहाँ पर रोड नेटवर्क भी है, 1-2 जगह यहाँ पर इन्होंने ब्रिज बना रखे हैं। तो यहाँ पर इनका एक क्रॉसिंग भी है, बॉर्डर क्रॉसिंग बना रखा है बाकायदा, जहाँ से पहले व्यापार होता था। अभी भी छुटपुट व्यापार तो होता है जहाँ पर सैंक्शंस नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस हैं, तो हमेशा यूएस के सैटेलाइट्स यहाँ पर तैनात रहते हैं और वो इस एरिया को मॉनिटर करते हैं कि कहीं चाइना नॉर्थ कोरिया से कोयला या अन्य कोई साजो सामान खरीद तो नहीं रहा। तो ये एरिया हमेशा 24/7 सैटेलाइट सर्वेलेंस में रहता है। तो इसका उपाय इन्होंने क्या निकाला, छोटी छोटी बोट्स के अंदर जिनकी कैपेसिटी 40-50 टन होती है, मतलब वो कोयले के हिसाब से छोटी हैं, ठीक है, मालवाहक जहाज़ों के मुकाबले, इन बोट्स के अंदर कोयले को लादा जाता है और इसको ले जाते हैं ये येलो सी में, समुद्र में बीच में ले जाकर यहाँ चाइना से दूसरी बोट आती है और एक से दूसरी बोट में, नॉर्थ कोरिया से चाइना की बोट में सारा कोयला ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। फिर ये बोट अपने घर और ये वाली बोट कोयला लेकर चाइना में। तो इस तरह की ये स्मगलिंग करी जा रही है इन द बे ऑफ कोरिया एंड येलो सी। अब आपसे यूपीएससी एग्जाम में ये डायरेक्ट सवाल पूछे जा सकते हैं कि येलो सी किसके बीच में है, तो इट इज़ बिटवीन द कोरियन पेनिनसुला एंड चाइना। ठीक है, बे ऑफ कोरिया कहाँ है, येलो सी कहाँ है, सी ऑफ जापान कहाँ है, ईस्ट चाइना सी कहाँ है, इन सब की लोकेशंस आप अच्छे से ध्यान रखिए। तो अब ये जो कोयला है, ये चाइनीज़ जहाज़ों के ऊपर लादा जाता है, कोरियन जहाज़ों से, और फिर उसको चाइना के बंदरगाह में ले जाया जाता है। इस तरह से ये यूएस सैटेलाइट इमेज सर्वेलेंस से बच जाते हैं। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि ये एक्सचेंज भी तो सैटेलाइट कैच कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है कि देखो, सैटेलाइट जो है वो मोस्टली बंदरगाह वाले एरिया पर फोकस रखते हैं। खुले ओशन में, खुले समुद्र में एक एक जगह पर इतना डिटेल्ड सर्वेलेंस रखना सैटेलाइट से भी मुश्किल होता है।
अगर आपको पता है कि बंदरगाह है तो वहाँ पर तो आप सर्वेलेंस रख लोगे, लेकिन ओपन समुद्र में सर्वेलेंस थोड़ी मुश्किल होती है, और उसमें भी ये जहाज़ काम रात को करते हैं, तो रात को ये अपनी लाइट्स वगैरह सब कुछ बंद करके जाते हैं और फिर ये ट्रांसफ़र करते हैं, तो सैटेलाइट के अंदर वो रात को फीड बिल्कुल नहीं आ पाती है। और ये तरीके इन्होंने कोई 2 हफ्ते में ईजाद नहीं किए हैं। 2017 में जब से ये सैंक्शंस लगे हैं तब से ये वाले रूट्स को अपनाया जा रहा है दूसरे साजो सामान की स्मगलिंग के लिए, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए जो उसे चाइना ही देता है, और चाहे वो सैंक्शंस लगे हुए हैं फिर भी चाइना कोरिया के साथ इलीगल ट्रेड किसी ना किसी चीज़ का करता रहता है, और अभी कोयले का ट्रेड सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। मैंने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जरूर देना, मैं आज बताऊंगा नहीं आंसर, ठीक है, देखता हूं कि कितने लोग सही आंसर देते हैं। और पाथफाइंडर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं 2023 या 24 के लिए, तो आप अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव पढ़ाते हैं। आप प्लस या आइकॉनिक जैसे कोर्सेज को ज्वाइन करके इन क्लासेस को देख सकते हैं। जो भी कोर्स आप लें उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन यूजिंग द कोड महिपाल। 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना मैं आपको सजेस्ट करता हूं, क्योंकि एक तो कोर्स 1 साल में पूरा होता है, प्लस 1 ईयर के अंदर आपको क्या मिलेगा फ़ायदा, नोट्स फ्री में मिल जाएंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो मेरे एनसीईआरटी पॉलिटी कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं फ्रॉम द 20th of October। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगा, इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ऑप्शनल के कोर्सेज 21 अक्टूबर से नए ऑप्शनल बैचेस भी स्टार्ट होने वाले हैं। ओवरऑल जो भी एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर इस कोर्स के द्वारा पूरी करी जाती है, और ईएमआई ऑप्शन पर भी आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। ईएमआई पर कैसे लेना है कोर्स को, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है, इट्स अ गूगल फॉर्म लिंक, उसको खोलो, अपना कॉन्टैक्ट डिटेल उसमें डालो, हमारे टीम मेंबर आपको पूरा प्रोसेस गाइड करवा देंगे। और यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस एक्सेट्रा नहीं है। द ईएमआई प्रोसेस इज वेरी गुड, डू मेक यूज ऑफ इट। आप इसको जरूर इस्तेमाल कीजिए ताकि आपको हर महीने एक छोटा अमाउंट पे करना रहेगा। हर वेडनेसडे को नए बैचेस बनते हैं, इन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन लिया। मेंस आंसर राइटिंग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 18 तारीख से, और हमारी फ्री टेस्ट सीरीज है, इसका भी फायदा जरूर उठाएं। अनअकैडमी से जुड़े हुए कई लर्नर्स ने एग्जाम क्रैक किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द टॉपर्स। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।